हेलो गाइस, वेलकम टू टीआरएक्स साइंस क्लासेस। मैं आपका फैकल्टी राजेश आपको केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स, जिसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो रासायनिक बलगतिकी होता क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग एवं इसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। It is the branch of science which deals with the study of rate of chemical reaction and factor affecting the rate of chemical reaction। कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता क्या है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जैसे ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन करके और सी और डी बना देंगे। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद, एक या एक से अधिक नया उत्पाद बनाते हैं, तो इसको बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। When two or more than two react combine together to form a product, then this phenomena is called chemical reaction। ये केमिकल रिएक्शन दो टाइप का होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके CO2 बना रहे हैं। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक हो गया और बनने वाला CO2 उत्पाद हो गया। जनरल लाइफ में एग्जांपल, जैसे चीनी और पानी को हम मिलाते हैं, तो चीनी और पानी तो हमारा रिएक्टेंट हो गया और बनने वाला जो शरबत होता है वो उत्पाद हो जाता है। सेम वही है यहाँ पे। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो दो प्रकार का होता है। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एक मंद अभिक्रिया, जिसको स्लो रिएक्शन बोलते हैं, दूसरा तीव्र अभिक्रिया जिसको फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत ही धीमी वेग से हो, मंद अभिक्रिया कहलाती है। मीन्स इसके वेलोसिटी को, इसके दर को हम नाप सकते हैं। और वह अभिक्रिया जो बहुत ही तेज गति से होती है, तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। इसके वेग को हम नहीं नाप सकते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेपण बहुत तेजी गति से होती है, इसकी वेलोसिटी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया बहुत ही धीमी गति से होता है, इसके वेग को हम नाप सकते हैं, जबकि तीव्र अभिक्रिया बहुत ही तेज गति से होता है, इसके वेलोसिटी को नहीं नापा जा सकता है। अब एक वर्ड आया है रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग क्या होता है, तो हम इसकी स्टडी करेंगे। केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया की दर। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर होता क्या है कि एकांक समय में, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन। अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटे समय। मीन्स क्या कहना चाह रहा हूं, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। The changements in amount of reactant and product per unit time is called rate of chemical reaction। इसको हम dx/dt से डिनोट करते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? dx/dt से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट हो जाएगा। अगर मैं मात्रक की बात करूं तो देखो, सांद्र का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। सांद्र का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। और समय है तो मोल प्रति लीटर और सेकेंड, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड हो जाता है। तो यूनिट हमारा मोल पर लीटर सेकेंड हो जाता है। ये पूरा था रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में। दोबारा समझाता हूँ कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, इसको हम dx/dt से डिनोट करते हैं। और मात्रक अभी सांद्रण का मोल प्रति लीटर होता है, जबकि समय का सेकंड होता है, तो मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर सेकंड हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर तीन प्रकार का होता है, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। औसत वेग क्या होता है कि किसी निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को, उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को उस रासायनिक अभिक्रिया को औसत वेग कहते हैं। कि किसी निश्चित समय में किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को उस रासायनिक अभिक्रिया को औसत वेग कहते हैं। आगे तात्क्षणिक वेग, किसी क्षण
किसी क्षण किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी क्षण किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को उस रासायनिक अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। किसी क्षण किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को उस रासायनिक अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। और प्रारंभिक वेग जब t बराबर 0 हो, प्रारंभिक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रारंभिक समय में मीन्स t इक्वल टू 0 पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को उस रासायनिक अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग कहते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता। रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता इंग्लिश में मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को, जैसे H2 + Cl2 है, गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमारा 2HCl बनता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणु की कुल संख्या को, यहाँ कितने अणु भाग ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जबकि क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, तो आणविकता कितनी हो जाएगी, आणविकता इक्वल टू 2। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को उस रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जैसे इस रासायनिक अभिक्रिया का मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो यहाँ हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल और क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, जिससे HCl बन रहा है, 2HCl बन रहा है। तो कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, एक हाइड्रोजन का और जबकि एक क्लोरीन का पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, आगे हम कहते हैं कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज, सबसे पहला प्रॉपर्टी, यह कभी भी शून्य नहीं हो सकता, जीरो कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि कोई भी उत्पाद ना रहे। आगे दूसरा, यह सैद्धांतिक है, इसको तुम देख के बता सकते हो कि आणविकता कितनी हो सकती है। तो यह सैद्धांतिक है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल चीज है। तो ये पूरा था रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आता है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ओके, अगले टॉपिक पे आता है रासायनिक अभिक्रिया की कोटि। रासायनिक अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, कोटि जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। इससे पहले आणविकता भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था। पढ़ते हैं कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या, जिसका सांद्रण अभिक्रिया के दौरान मापने योग्य परिवर्तित हो अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिसका सांद्रण अभिक्रिया के दौरान मापने योग्य परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, यह शून्य हो सकती है। जैसे आणविकता शून्य नहीं हो सकती थी, जबकि यह शून्य हो सकती है। आगे ये प्रैक्टिकली चीज है, हमको प्रैक्टिकल करके ही देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका, या कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान मापने योग्य चेंजमेंट हो रहा है। तो यह प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया जा सकता है। ये कोटि के बारे में था, कोटि के बारे में और अभी डिटेल में लेंगे, एक एक कोटि को पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक को शून्य कोटि की अभिक्रिया के डेरिवेशन पे आते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का
व्यंजक। जैसे ए से हमारा कोई उत्पाद बन रहा है, ए से कोई उत्पाद बन रहा है, जब t इक्वल टू 0 है, हमने इसका हमारा कंसंट्रेशन ए है, उत्पाद क्या हो जाएगा 0, कुछ भी नहीं बनेगा। t समय बाद इसमें तो क्या होगा, x मोल अगर निकल जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो परिभाषा से ले लेते हैं। परिभाषा क्या कहता है कि वह अभिक्रिया जिसकी दर को हम dx/dt से डिनोट करते हैं, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक अणु की सांद्रता, अभिकारक हमारा ए है, अभिकारक अणु की सांद्रता के पर निर्भर नहीं करता है, जिसके 0 घात के समानुपाती होता है। तो dx/dt जब भी एक समानुपाती का निशान हटता है तो कांस्टेंट आ जाता है, वो कांस्टेंट यहाँ पे a के आ जाता है, और एक किसी भी चीज का पावर अगर 0 रहता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ से dx इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीपल में चला जाएगा k इंटू dt, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन dx इक्वल टू k, कभी भी कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है, नियतांक का समाकलन नहीं होता है, k को बाहर निकाल देंगे, k इंटू dt, तो dx का समाकलन x होता है, k का k ही रहेगा, और dt का समाकलन t होगा, और हमेशा एक समाकलन नियतांक लग जाएगा c। ठीक है, तो ये हमारा शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए व्यंजक आ गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं k की वैल्यू। तो जब t इक्वल टू समय है, t इक्वल टू 0 है, when t इक्वल टू 0, तो हमारा t के जगह जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुछ भी नहीं बनेगा, मीन्स x बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो k इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, k इक्वल टू ऑल्सो c इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हमने समीकरण 1 माना तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो x इक्वल टू k इंटू टी, और c के जगह मैंने 0 रख दिया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, kt, यहाँ k इक्वल टू हो गया x अपर में t। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र, वेग स्थिरांक का सूत्र है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक अणु की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक अणु के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सुक्रोज का जल अपघटन C12H22O11, ये फॉर्मूला होता है सुक्रोज का, ये फॉर्मूला होता है सुक्रोज का। तो सुक्रोज का जब हम जल अपघटन करेंगे, जल अपघटन किसी भी एसिड के प्रेजेंस में कर सकते हैं, हाइड्रोजन आयन के उपस्थिति में करेंगे, तो ये दो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल में C6H12O6 प्लस C6H12O6, एक हमारा ग्लूकोज है और दूसरा फ्रक्टोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो सुक्रोज का जब हम जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में टूट जाता है। मींस इस रिएक्शन की जो दर है वो किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, वो सुक्रोज के सांद्रण में डिपेंड करता है। सुक्रोज का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा अभिक्रिया उतनी ही तेज गति से होगी, मींस ग्लूकोज और फ्रक्टोज उतनी ही तेज गति से बनेगा। जिससे सब की दर है वो ग्लूकोज सुक्रोज के सांद्रण पे डिपेंड करता है, ना कि जल। पानी की तरह मिला तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक अणु के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे, डिराइव करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे इसका ले सकते हो, फिर हम इसका व्यंजक स्थापित करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक, अभिक्रिया के लिए व्यंजक डेरिवेशन करते हैं। जैसे ए से कोई हमारा रिएक्शन, ए से उत्पाद बन रहा है, ए से उत्पाद बन रहा है, जब t बराबर 0 है प्रारंभ में, तो इसके हमने a मोल ले लिए तो इसका 0 बनेगा। t समय बाद इसमें से अगर x मोल निकल जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x मोल बन जाएगा। अब परिभाषा से क्या कहता है, क्या वह अभिक्रिया जिसकी दर मतलब dx/dt अभिकारक अणु के सांद्रता, अभिकारक मतलब A, इसके सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। समानुपाती का निशान हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ वो कांस्टेंट k है और
साम्य अवस्था पे इसका जो सांद्रण है वो a माइनस का x है, a माइनस का x है। a माइनस एक्स को यहाँ रखेंगे और dt को यहाँ रखेंगे। dx अपॉन में a माइनस का x इसका टू k इंटू dt। फिर यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समाकलन dx अपॉन में a माइनस का x इसकल टू, कभी भी नियतांक का समाकलन नहीं होता है, k इंटू dt। आगे आते हैं हम, ठीक है। dx अपॉन वन अपॉन में a माइनस एक्स का समाकलन होता है माइनस का log e a माइनस का x, इसका समाकलन होता है माइनस का e log a अपॉन में log e a माइनस x इसकल टू, नियतांक का कभी भी समाकलन नहीं तो k का k रखेंगे और dt का समाकलन हमारा t हो जाएगा प्लस का c, क्योंकि समाकलन करने के बाद हमेशा एक समाकलन नियतांक जोड़ते हैं, मैंने c जोड़ दिया। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको माना मैंने इक्वेशन फर्स्ट। जब t बराबर 0, जब t बराबर 0 है, जब t हमारा 0 रहेगा तो x3 क्या हो जाएगा 0 होगा। जब t और x 0 है तो जब t बराबर 0 तो x बराबर 0, तो t व x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो माइनस का log e a, x का 0 रखेंगे तो log a खाली हो जाएगा, k इंटू टी, के टी मतलब 0 प्लस c, तो इसका टू सी इसका बराबर क्या हो गया माइनस का log e a, ये c की वैल्यू आ गई। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण में माइनस log e a माइनस का x और इसकल टू के टी, फिर c के जगह हम रखेंगे माइनस का log e a माइनस का log e a। इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ओके, हमारी वैल्यू निकल के आई थी log e a माइनस का x इसकल टू के टी माइनस log e a। फिर ये माइनस का है, जब बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, के टी को मैंने यहीं रहने दिया, ये बराबर के इधर ले आओ तो log e a, ये वाला माइनस का log e a माइनस का x। log की एक प्रॉपर्टी होती है कि log 10 m माइनस log 10 n इसका टू होता है log m अपॉन में n। ये log की एक प्रॉपर्टी है, साइड में लिख दिया मैंने। तो यहाँ से के टी इसका टू आ जाएगा log e a अपॉन में a माइनस का x, मीन्स log में जो माइनस में होता है वो हमेशा डिवाइड में आ जाता है। चूंकि log e की जो वैल्यू होती है वो 2.303 log 10 के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखा तो के टी, इसीलिए के टी इक्वल टू log 2.303 log 10 a अपॉन में a माइनस का x, k इक्वल टू 1 अपॉन में t या फिर 2.303 अपॉन में t log 10 a अपॉन में a माइनस का x। ये सूत्र आ गया प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का सूत्र आ गया, और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल भी करेंगे। अभी हम आगे इसमें अर्ध आयुकाल को पढ़ते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल होता क्या है? जैसे ए से कोई उत्पाद बन रहा है, जब t बराबर 0 तो हमारा a था, यहाँ पे कुछ भी नहीं बना, मीन्स t बराबर t का आधा हो, t बराबर t हाफ हो, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो a में से x/2 निकल जाएगा, या फिर तुम ये कह सकते हो आधा निकल जाएगा, a/2 निकल जाएगा, बनेगा a अपॉन में 2। ठीक है, तो हमारे पास प्रथम कोटि के लिए फॉर्मूला था k बराबर 2.303 अपॉन में t log 10 a अपॉन में a माइनस का x। अर्ध आयुकाल का डेफिनेशन लेना चाहो तो वह समय जिसमें कोई भी अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा बच जाए, उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहलाता है। तो यहाँ t इक्वल टू क्या हो जाएगा t हाफ और x इक्वल टू a अपॉन में 2, क्योंकि आधा बचेगा सांद्रता का तो a अपॉन में 2, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन में t हाफ log 10 a की जगह a और x की जगह a अपॉन में 2, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ log 10
ए अपॉन में, ए में से ए बटे 2 गया तो ए अपॉन में 2 बच गया, ठीक है। ए से ए खत्म, ये वाला 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो k इक्वल टू 2.303 t हाफ log 10 और 2 log 2 की वैल्यू होती है, log 2 की k इक्वल टू 2.303 अपन में t हाफ log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, याद करना होगा आपको। तो k इक्वल टू जब आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0.693 अपन में t हाफ आ जाएगा, यहाँ से t हाफ बराबर फार्मूला 48 भाग का हो गया 0.693 अपन में k। इस पे भी सवाल है कुछ, इसका भी स्क्रीनशॉट देगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आवासीय एकाणु का अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया की कोटि तो एक हो लेकिन आणविकता एक से अधिक हो तो ऐसा अभिक्रिया को हम आवासीय एकाणु का अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सुक्रोज का जल अपघटन, सुक्रोज का जब हम जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की जो दर है वो डिपेंड करता है सुक्रोज के कंसंट्रेशन पे, तो इसकी कोटि तो हो जाएगी 1 क्योंकि अभिक्रिया की दर सुक्रोज के साथ में डिपेंड करता है, जबकि आणविकता 1 से अधिक हो जाएगी, आणविकता 2 हो जाएगी। तो ऐसे रिएक्शन को हम आवासीय एकाणु का अभिक्रिया कहते हैं। और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक बलगति के नाम का चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।